जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी को देखेंगे। इस एक लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा समांतर श्रेणी कवर कर लेंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले हम लोगों को अनुक्रम पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो समांतर श्रेणी है ना, वो अनुक्रम का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोगों को अनुक्रम को समझना होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम, और इसी के साथ साथ हम लोग श्रेणी भी देख लेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। आई बात समझ में। देखिए, हमारा अनुक्रम क्या होता है। देखिए, संख्याओं का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो किसी निश्चित नियम के द्वारा लिखा गया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। संख्याओं का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो किसी निश्चित नियम के द्वारा, अच्छा यहीं पे कर दे रहे हैं पूरा, जो किसी निश्चित नियम, इस निश्चित नियम को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित नियम के द्वारा व्यवस्थित किया गया रहता है। ऐसा व्यवस्थित क्रम जो किसी निश्चित नियम के द्वारा, अच्छा इसको यहाँ पे तो लिख ही दिए, द्वारा लिखा जाता है। ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अनुक्रम कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 3, ठीक है, उसके बाद 7 ले लेते हैं, उसके बाद हम 15 ले लेते हैं, उसके बाद 31 ले लेते हैं, और ऐसे डाट करके। तो अब जरा देखिए, अगर हम बोलें कि ये बताइए ये हमारा अनुक्रम है कि नहीं, तो अनुक्रम के लिए क्या होना चाहिए कि किसी एक निश्चित नियम का पालन करना चाहिए। अगर एक निश्चित नियम का पालन करेगा तो हम बोलेंगे कि ये अनुक्रम होगा, ठीक है। तो जरा देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा अगला वाला पद है वह पिछले वाले का 2 गुने से 1 ज़्यादा है। देखिए ये 3 है ना, 3 दूना 6, 1 7, फिर 7 दूना 14, 1 15, फिर 15 दूना 30, 1 31, यानी कि क्या है 2n + 1 है कि नहीं। यानी कि जब हम इस वाले में, पहले वाले पद में हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे n न लिख करके हम a1 लिख दें, ठीक है ना, ऐसे करके। तो जब हम पहले वाले पद में 2 से गुणा करके 1 जोड़ रहे हैं तो हमको दूसरा वाला पद मिल जा रहा है, ठीक है ना। और उसी तरह से हम जब दूसरे वाले में 2 से गुणा करके 1 जोड़ रहे हैं तो तीसरा वाला मिल जा रहा है। तो यानी कि देखिए, ये किसी निश्चित नियम के द्वारा लिखा गया है। तो जब यह निश्चित नियम के द्वारा लिखा गया है तो ये क्या कहलाएगा, ये एक अनुक्रम कहलाएगा। आई बात समझ में। अब ये तो अनुक्रम हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा श्रेणी को समझें। देखिए, जो हम लोग पढ़ेंगे वो श्रेणी और ये है श्रेणी, तो दोनों में अंतर है। देखिए, जो हमारा श्रेणी होता है, ये श्रेणी दरअसल ये होता है कि जो भी हमारे अनुक्रम लिखे गए रहते हैं उनको अगर प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह के साथ लिख देते हैं तो हमारा सीधे श्रेणी कहला जाता है। तो देखिए, ये हमारा अनुक्रम है। अगर हम इसको 3 + 7 + 15 + 31 ऐसे डाट करके लिख दें तो ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा श्रेणी, ठीक है ना। तो श्रेणी का कोई विशेष वो नहीं है, पर डिफिनीशन नहीं है। बस ये क्या है कि जो भी लिखा गया रहेगा अगर उसको या तो प्लस चिन्ह के साथ या तो माइनस चिन्ह के साथ, यानी कि ऐसे भी 3 - 7 - 15 - 31 ऐसे डाट करके अगर आप लिख देते हैं तो यही हमारे क्या कहला जाते हैं, यही हमारे श्रेणी कहला जाते हैं। आई बात समझ में। तो अनुक्रम तथा श्रेणी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। अच्छा देख लीजिए थोड़ा सा समांतर श्रेणी को, अभी हम पूरा बढ़िया से इसमें डिटेल में समझाएंगे। बस ये मिटाने जा रहे थे इसलिए हम पहले यहाँ पे समझाने जा रहे हैं आप लोगों को। देख लीजिए समांतर श्रेणी। देखिए, जो हमारे अनुक्रम होते हैं वो अनुक्रम क्या होते हैं कि किसी निश्चित नियम के द्वारा लिखे गए रहते हैं, ठीक है। यानी कि संख्याओं का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो किसी निश्चित नियम के द्वारा लिखा जाता है वो अनुक्रम कहलाता है। और जो हमारे समांतर श्रेणी है वो समांतर श्रेणी क्या कहलाते हैं, संख्याओं का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो किसी कंडीशन पे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होते हैं, कंडीशन होते हैं, ठीक है ना। ये अगर किसी कंडीशन के द्वारा अगर लिखा गया रहेगा तो समांतर श्रेणी होगा, और अगर वह किसी निश्चित नियम के द्वारा लिखा गया होगा तो अनुक्रम कहलाएगा। और इसके लिए कंडीशन क्या होता है, समांतर श्रेणी के लिए क्या कंडीशन होता है, तो इसके लिए कंडीशन ये होता है कि जो उसका अगला वाला पद है वो पिछले वाले में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर अगला वाला मिलना चाहिए। अगर यह कंडीशन होगा तो हम उसको बोलेंगे कि यह समांतर श्रेणी है,
ठीक है। तो फिलहाल हम यही अंतर बताने के लिए यहाँ पे समांतर श्रेणी को थोड़ा सा परिभाषित किया। अब हम लोग चलते हैं पूरा डिटेल में इसको पढ़ने के लिए। पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी। बहुत बढ़िया है, क्लास 10th में ज़्यादा कुछ इसका कंसेप्ट नहीं है, 11th में पूरा बढ़िया एकदम ब्रॉड में दिया है, बहुत ज़्यादा। इसमें तो केवल आपका योगफल से और एनवा पद से संबंधित बस प्रश्न दिया है। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? ऐसा अनुक्रम जो किसी निश्चित कंडीशन के तौर पर लिखे गए रहते हैं, या फिर अगर हम लोग बोलना चाहें कि जो अनुक्रम होता है वो अनुक्रम ही हमारा समांतर श्रेणी बन जाता है, लेकिन कब? जब वो किसी निश्चित कंडीशन का पालन करता है। जैसे वो कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि अगला वाला टर्म पिछले वाले में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर मिलता है, तो हमारा कहा जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे हम ये लिखें 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे डॉट डॉट करके। अब जरा देखिए, अगर हम अगला वाला टर्म यहाँ पे दिख रहा है 3, अगर हम इस 1 में 2 को जोड़ें तो ये 3 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसमें 2 जोड़ें तो हमको देखिए ये वाला 5 मिल जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ें तो क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ें तब हमको 9 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट वाला जो हमारा टर्म है उसको प्राप्त करने के लिए हमको जस्ट उसके पहले वाले में एक निश्चित संख्या 2 जोड़ना पड़ रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो जब किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर अगला वाला टर्म मिलता जाए तो वो जो हमारा अनुक्रम होता है वही अनुक्रम क्या कहला जाता है? समांतर श्रेणी कहला जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना? अब जो ये निश्चित संख्या को इसमें जोड़ने पर अगला वाला टर्म प्राप्त हो रहा है ना, यही निश्चित संख्या क्या कहलाता है? सार्वअंतर कहलाता है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अब ज़रा देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है? 2 का है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का है। इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यानी कि सभी में अंतर समान है, सभी में अंतर समान है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब क्या हुआ कि जो सभी में समान हो। तो सभी में समान है कि नहीं है? तो जो सभी में समान है वही सार्वअंतर है, और ये सभी में समान क्या है? 2 है। ठीक है ना? तो यही 2 क्या कहा जाएगा? सार्वअंतर कहा जाएगा। और ये निकलेगा कैसे? तो देखिए इस वाले में से इस वाले को घटा दे, 3 में से 1 को घटा दे, 2 मिल जाएगा। 5 में से 3 को घटा दे, 2, यही हमारा सार्वअंतर है। इसका मतलब जो हमारे सार्वअंतर होते हैं उसको कैसे निकालते हैं? तो जस्ट अगले वाले में से जस्ट उसके पिछले वाले को घटा करके हम निकालते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब अब हम लोगों को पता चल गया कि जो हमारे समांतर श्रेणी होते हैं वो क्या होते हैं और सार्वअंतर क्या होते हैं। आई बात समझ में? तो सार्वअंतर तो हम लोग पता कर लिए कि जो सभी में अंतर समान हो तो उसी को सार्वअंतर बोलेंगे। और इसको निकालते कैसे हैं? तो अगले वाले में से जस्ट उसके पीछे वाले को घटा करके। और ये जो शुरू में लिखे हुए होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद। आई बात समझ में? तो इस तरह से तो अब चलिए अब थोड़ा सा हम इसका व्यापक रूप लिखते हैं। जैसे हर एक चीज़ का एक व्यापक रूप होता है ना, जैसे हम लोग जब दीर्घात समीकरण पढ़े थे तो उसका भी हम व्यापक रूप लिखे थे, उसी तरह से जो हमारा समांतर श्रेणी होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप का मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा फॉर्म लिखें जिससे हम हर एक समांतर श्रेणी को प्राप्त कर सकें। एक ऐसा रूप लिखें समांतर श्रेणी का जिससे हम हर एक समांतर श्रेणी प्राप्त कर सकें। ठीक है ना? तो देखिए इसका जो लिखने का जो सही है तरीका वो यही है, a+d, अगला है a+2d, और फिर है a+3d, ऐसे करके डॉट डॉट करके। तो यही क्या है? यही है समांतर श्रेणी को लिखने का व्यापक रूप। ठीक है? अब इसकी सहायता से आप जो चाहें वो वाले समांतर श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें देखिए ये जो शुरू वाला है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। और देखिए जो निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला वाला मिलता जा रहा है वो निश्चित संख्या d है, और इसी d को हम लोग बोलते हैं सार्वअंतर। आई बात समझ में? और ये कहाँ तक लिखते हुए चले जाएंगे? तो n पदों तक लिखते चले जाएंगे। तो ठीक है ना? तो ऐसे आपका मिलता जाएगा। अब देखिए ये तो हम लोगों को 2 चीज़ें पता चल गई कि जो शुरू में लिखा होता है वो होता है प्रथम पद, और जो पहले पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है जिसकी वजह से अगला वाला पद मिल रहा है वही निश्चित संख्या क्या कहला रहा है? सार्वअंतर कहला रहा है। अब चलिए अब हम इसको व्यापक रूप में लिखने के लिए हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, और जो इसका एक एक पॉइंट है कि किस चीज़ को किससे डिनोट करते हैं उन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जो समांतर श्रेणी होता है उसका जो व्यापक लिखने का जो तरीका होता है वो a+d, a+2d, ठीक है, और ऐसे a+3d ऐसे करके हम लिखते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम इसमें प्रथम पद को देखें तो जो प्रथम पद होता है उसको हम a से डिनोट करते हैं, जो सार्वअंतर होता है उसको हम
डी से डिनोट करते हैं। और डी निकलता कैसे है, तो डी निकलता है T2 माइनस T1। जो हमारे ये पद होते हैं ना, पहले वाले पद को बोलते हैं T1। टी मतलब टर्म, टर्म मतलब पद, और 1 मतलब पहला पद। ऐसे ही ये देखिए, ये क्या है, दूसरा पद है ना, तो इसको T2, ये तीसरा पद है तो इसको T3, ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग लिखते चले जाते हैं। तो हम जब सार्वंतर निकालेंगे तो T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2, ऐसे करके हमारा निकलता चला जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, अब ये हमारा सार्वंतर हो गया, ये प्रथम पद हो गया। अब ऐसे देख लेते हैं हम लोग पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है यनवा पद। यनवा पद, यनवा पद को देखिए कैपिटल TN से डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग इसको AN से डिनोट करते हैं, ठीक है, या तो TN से या तो AN से, या फिर हम लोग इसको L से भी डिनोट करते हैं। तो TN हो गया, AN हो गया और L हो गया, या तो कैपिटल TN से या तो हम स्मॉल TN से, दोनों से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब यही nवां पद है, और इसी nवां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं, अंतिम पद, ठीक है। तो चाहे अंतिम पद बोले चाहे nवां पद बोले, बात एक ही है। जैसे देखिए, इसको हम लिखना स्टार्ट किए हैं ना पहले पद से, और पहले पद से लिखते जाएंगे तो लास्ट में nवां पद पड़ेगा। तो जो लास्ट में nवां पद पड़ेगा तो उसको किससे डिनोट करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए पहले पद को T1 से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे पद को T2 से। इसी तरह से जो हमारा nवां पद आएगा उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको डिनोट करने के लिए या तो हम TN का प्रयोग करेंगे, या तो AN का प्रयोग करेंगे, या तो L का प्रयोग करेंगे, या तो स्मॉल TN का प्रयोग करेंगे। इन चारों टर्म में से कोई भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब ये तो हो गया nवां पद। अब देखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या तो हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं पदों के योगफल को किससे डिनोट करते हैं, पदों का, या फिर पदों का, हाँ पदों का, ये बढ़िया सेंटेंस बैठेगा, पदों का योगफल। देखिए जो हमारे पदों का योगफल होता है, योगफल मतलब सम को S से डिनोट करेंगे, और कितने पदों का योगफल, तो n पदों का। तो इसलिए हम लोग जो पदों का योगफल है उसको हम SN से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया डिनोट करने का तरीका। अब हम लोग जरा देख लेते हैं यनवा पद। यनवा पद, अब देखिए जो nवां पद होता है उसका दो फार्मूला होता है, एक होता है प्रारंभ से यनवा पद और एक होता है अंतिम से यनवा पद। तो जो हम लोग लिखते हैं वो हमेशा nवां पद ही लिखते हैं, लेकिन जो ये nवां पद होता है ये हमेशा प्रारंभ वाला ही होता है, ठीक है ना। तो लिखे या ना लिखे, जब भी nवां पद आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रारंभ से nवां पद है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया है अंत से यनवा पद, तो उसका फार्मूला बदल जाएगा। तो जब अंत से nवां पद बोलेगा तो वहाँ पे लिखेगा अंत से यनवा पद, लेकिन अगर प्रारंभ से nवां पद होगा तो ये जरूरी नहीं है कि आप प्रारंभ से nवां पद लिखें, ठीक है ना। उसकी जगह पे केवल nवां पद भी लिख देंगे तब भी सही है। तो nवां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और ऐसे ही ये जो nवां पद है ये तो प्रारंभ से है, प्रारंभ से। अब जैसे अगर हम लोग अंत से देखना चाहें, अंत से यनवा पद, तो जब अंत से यनवा पद लिखेंगे तो ये हो जाएगा L माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। चूंकि अभी हम लोग 10th में है ना, जो जब 10th में है तो 10th में इसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। जब आप 11th में आएंगे तब इसको प्रूफ किया जाता है कि कैसे ये nवां पद इतना आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमको प्रूफ की ज़रूरत है नहीं है। अब ऐसे ही आप देख लीजिए n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल ये होता है SN। अब इसका दो फार्मूला होता है n पदों के योगफल का, एक होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस L, और दूसरा होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जब हमको अंतिम पद दिया गया रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो जब अंतिम पद दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, और अगर अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तब हमको ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर अंतिम पद दिया रहेगा तब भी अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तब भी हमारा आंसर उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हम एक बात और आपको बता दें। देखिए, जब भी हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, चाहे nवां पद निकालना हो चाहे n पदों का योगफल निकालना हो, तो विशेष इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिसका भी हम फार्मूला लगा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। जो जो चीज़ें इंक्लूड होंगी सबसे पहले हम उन दोनों को निकालेंगे, उन सबको निकालेंगे। जैसे देखिए, जैसे हमारा nवां पद है, nवां पद में देखिए a आ रहा है, d आ रहा है, n आ रहा है, और जो n पदों का योगफल है उसमें भी n आ रहा है, a आ रहा है और d आ रहा है। तो जब भी आप लोगों को nवां पद पूछे और चाहे आपसे पूछे जो है कि n पदों का योगफल, तो हमेशा आपको a, d और n निकालना पड़ेगा,
बात समझ पा रहे हैं ना। तो सबसे पहले ए, एन और डी निकालेंगे, तभी जाकर के आप एनवा पद चाहे आप जो है कि एस एन निकाल पाएंगे। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चंस दिया रहे तो सबसे पहले आप ए निकालिए, फिर डी निकालिए, फिर पदों की संख्या को निकालिए, फिर उसके बाद जो आपसे पूछ रहा है उसको आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। अब एक आध क्वेश्चन करने के लिए अभी देखिए इसमें पदों को भी मानना होता है, तो फिलहाल आपको 10th में वो दिया नहीं है, तो इसलिए हम आपको बता नहीं रहे हैं। जितना आपके 10th में है केवल हम उसी को बस बता रहे हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 5, 8, 11 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके, और लिखा है कि 22 पदों तक, ऐसे लिखा है 22 पदों तक। तो हमको क्या निकालना है, इसका योगफल निकालना है। अब देखिए जब ऐसे करके 22 पदों तक लिखा गया है तो हमको इसका योगफल निकालना है। अब जरा देखिए जब हम इसका योगफल निकालेंगे तो योगफल में देखिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। तो जो चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं सबसे पहले हमको उसको ज्ञात करना होगा, तब जाकर के हम आराम से योगफल निकाल पाएंगे। जैसे देखिए जब हम इसका योगफल निकालेंगे तो देखिए इसमें एन आ रहा है यानी कि पदों की संख्या आ रहा है, फिर ए आ रहा है यानी कि प्रथम पद आ रहा है, फिर उसके बाद देख रहे हैं डी यानी कि सर्वांतर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों का मान निकालना पड़ेगा। तो हल, तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए क्या होता है, जो शुरू में लिखा होता है यानी कि 5। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे डी। डी कैसे निकलता है, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा करके, यानी कि 8 - 3 अर्थात हो जाएगा डी का मान 3, ठीक है। अब हम निकालें, ए निकल गया, डी निकलेगा। अब हमको निकालना है एन। एन क्या होता है, पदों की संख्या। तो देखिए इसको कहाँ तक लिखा गया, 22 पदों तक लिखा गया है ना। तो जब 22 पदों तक लिखा गया तो एन का मान हो जाएगा 22, ठीक है। अब हम जानते हैं यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबका मान रख दें, तो n के जगह पे 22 यानी कि 22 पदों का योगफल बराबर यहाँ पे हो जाएगा 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान देखिए कितना है, 5 है, फिर प्लस n का मान 22 है, 22 - 1 इंटू डी का मान देखिए 3 है। तो फाइनली 2 से भाग दे देंगे, 11 हो जाएगा, ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ देखिए घटेगा तो 21 बचेगा, और 21 का 3 में गुणा करेंगे तो 21 × 3 = 63, तो 11 गुणे, अब 63 में 10 जोड़ लेंगे तो 73 हो जाएगा। अब 73 का 11 में गुणा कर लेंगे तो देखिए 11 × 3 = 33, हासिल 3, 11 × 7 = 77, और 77 में 3 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 80, यानी कि कितना हो जाएगा 803। तो फाइनली ये जो हमारा अनुक्रम समांतर श्रेणी लिखा गया है 22 पदों तक, इनका योगफल कितना होगा, तो 803 होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा समांतर श्रेणी था। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे अगले वाले चैप्टर को। धन्यवाद।